नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी। दोस्तों, आज हम 8वीं इकाई शुरू करने जा रहे हैं। इकाई 8वीं गद्य पंचलाइट, जिसके लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु और साहित्य प्रकार है कहानी। शीर्षक दिया गया है पंचलाइट। इसे पंचलेट भी कहते हैं। दोस्तों, ये ग्रामीण शब्द है। मूलभूत रूप से पंचलाइट शब्द अंग्रेजी के पेट्रोमैक्स का रूपांतरण है, जिसे ग्रामीण समाज में अनपढ़ गंवार लोग अपनी भाषा में उसे उच्चारित करते हैं पंचलेट या पंचलाइट। एक प्रकार का बड़ा आकार का फानस होता है जो पहले के समय में जिसका उपयोग किया जाता है। तो पंचलाइट शीर्षक ही ऐसा है, यानी कि पेट्रोमैक्स, जो पहले बिजली जब गांव के दूर दराज हिस्से में नहीं होती थी, तब प्रकाश के लिए इस प्रकार की सुविधा जो है पंचलाइट पेट्रोमैक्स अलग अलग गांव के जो समाज के लोग हैं उनके पास रहता था। तो बिहार के दूर दराज के ग्रामीण समाज में जो पंचलाइट लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन जलाना नहीं आता। फिर एक गोधन नाम का इसका जो नायक है इस कहानी का, वह उसे जलाता है, तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और इसी पंचलाइट शीर्षक जो है उसकी यथार्थता उसमें निहित है। कहानी के आरंभ में हम पहले फणेश्वर नाथ रेणु जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा कहानी का उद्भव और विकास पर भी हम प्रकाश डालेंगे। फणेश्वर नाथ रेणु जी का जीवन और साहित्यिक कृतियाँ एवं उसके साहित्य की विशिष्टताएं जो है उनकी थोड़ी चर्चा प्रारंभ में कर लेते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार का पूर्णिया जिला, वहाँ का औराही हिंगना नामक गांव जो है, वहाँ 4 मई 1921 को उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा जो है वह भारत और नेपाल दोनों ही देश में हुई। जब वे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे और स्वातंत्र्य संघर्ष चल रहा था, 1942 का असहयोग आंदोलन जो है, पढ़ाई छोड़ के उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और स्वातंत्र्य संघर्ष में जुड़ गए। इनके साथ साथ पढ़ाई कर रहे उनके कई सारे जो मित्र हैं वे भी असहयोग आंदोलन में जुड़े। तो फणेश्वर नाथ रेणु भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वातंत्र्य दिलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। फिर 1950 में नेपाली क्रांति की घटना प्रसिद्ध है। दोस्तों, उन्होंने वह नेपाल से भी संबंध थे, उनका संबंध रहा, कोइराला परिवार से उनका नज़दीक का नाता रहा। तो फणेश्वर नाथ रेणु जी जो है उन्होंने नेपाल की 1950 की जो नेपाली क्रांति है उसमें भी हिस्सा लिया और आंखों देखा है अहवाल उसका जो है, उसका रिपोर्ट जो है उसे अपने एक रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा में उसे लिखकर भी प्रकाशित किया, क्योंकि उन्होंने नेपाली क्रांति का संघर्ष जो है वह आंखों देखा था, अनुभव किया था और उसमें हिस्सा भी लिया था। इसके रिपोर्टाज की परंपरा में इनका ये नेपाली क्रांति कथा किताब जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है।
फणीश्वरनाथ रेणु वास्तव में कर्मशील सारस्वत थे। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, नेपाली क्रांति कथा में हिस्सा लिया और साथ ही साथ वे 1952-53 में भयंकर रूप से रोगग्रस्त रहे, यानी कि बीमार पड़े। परिणामतः उन्होंने ये संघर्ष छोड़कर, व्यवसाय आदि छोड़कर संपूर्ण रूप से लेखन का जो कार्य है वह उन्होंने किया। हिंदी साहित्य की गद्य लेखकों की परंपरा में फणीश्वरनाथ रेणु जी का एक विशिष्ट स्थान है। ये माना जाता है कि आंचलिक साहित्य की जो परंपरा है उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु जी का सबसे पहले नाम लिया जाता है। उन्होंने, आंचलिक का अर्थ होता है अंचल विशेष के आधार पर लिखा गया कथा साहित्य। अंचल यानी कि कोई दूर दराज का ग्रामीण हिस्सा है, कोई समाज है, उसका रहन सहन, उसकी रूढ़ियाँ, उसकी परंपराएं, उसकी रीति नीतियाँ, उसकी जीवन शैली, उनका उन्हीं की बोली में और प्रदेश विशेष की स्थिति को ध्यान में रखकर लिखा गया जो कथा साहित्य है उसे आंचलिक साहित्य कहा जाता है हिंदी साहित्य में। और इसकी एक आधुनिक समय में लंबी परंपरा चल पड़ी जिसके प्रणेता फणीश्वरनाथ रेणु जी। दोस्तों, इनका आंचलिक उपन्यास जो है जिसका नाम है मैला आंचल, वह हिंदी का आंचलिक परंपरा में सबसे पहला उपन्यास जो है वह माना जाता है। और इतना ही नहीं, प्रेमचंद के कथा साहित्य के बाद इतना सुंदर आंचलिक कथा साहित्य किसी लेखक ने हिंदी में प्रदान किया तो वह फणीश्वरनाथ रेणु जी। और इसलिए प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के बाद सबसे श्रेष्ठ दूसरा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये मैला आंचल माना जाता है। उन्होंने गद्य साहित्य की कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, जिसमें उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण जैसी विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई। अगर उनके उपन्यासों की बात करें, उनके कथा साहित्य की बात करें, तो उपन्यासों में मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये उनके गणमान्य उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास। और विशेषकर उनके उपन्यास आंचलिक उपन्यास की परंपरा में श्रेष्ठ उपन्यास गिने जाते हैं। जैसे उपन्यास लिखे वैसे ही उन्होंने कहानियों के संग्रह भी प्रकाशित किए। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अगिनखोर, अच्छे आदमी आदि उनके प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह। इनमें से कई कहानियों के संग्रह तो ऐसे हैं जिनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियों पर तो फिल्म भी बनी है और धारावाहिक रूप में उसे टेलीविज़न पर प्रकाशित भी किया गया है अभिनय करके, जिसमें आदिम रात्रि की महक सबसे प्रसिद्ध कहानी है, ठुमरी उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ है। तो उनको जो है वह अलग अलग टेलीविज़न में नाट्यकरण करके प्रस्तुत भी किया गया। उनकी एक कहानी है जिसका नाम है मारे गए गुलफाम। उन पर हिंदी में तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी थी। राज कपूर और वहीदा रहमान उनके अभिनेता और अभिनेत्री थे और उस दौर में ये फिल्म काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी जिसका नाम था तीसरी कसम। ये मारे गए गुलफाम जो है उनकी बनी हुई हिंदी में फिल्म थी जो लोकप्रिय बनी। जैसे गद्य साहित्य में उपन्यास और कहानियाँ लिखी, वैसे ही उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है रिपोर्टाज लेखन, यानी कि रिपोर्ट लेखन।
उन्होंने स्वतंत्र संघर्ष में कई बार हिस्सा लिया, अलग अलग क्रांतियों में, नेपाली क्रांति में भी हिस्सा लिया। तो उन्होंने आंखों देखा अहवाल जो है वह प्रस्तुत किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये उनके प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखन संस्मरण के किताबें हैं, जिनमें से नेपाली क्रांति कथा और ऋण जल धन जल तो विशेष रूप से हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा में एक विशिष्ट स्थान दोनों ही किताबें रखती है। उनका जीवन जो है वह आजीवन उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की और लेखन के साथ जुड़े रहे, और इसलिए भारत सरकार ने उनकी इस सेवा को ध्यान में रखकर उनको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु एक बहुप्रतिभाशाली कर्मशील सारस्वत थे, और इसलिए इनको इस परंपरा में गद्य लेखन में, कहानी और उपन्यास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह उनका थोड़ा औपचारिक परिचय था। दोस्तों, हम पढ़ने जो जा रहे हैं उसका साहित्य प्रकार है कहानी। हम बचपन से ही इस शब्द से परिचित है, कहानी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, पर साहित्य में इसका एक सैद्धांतिक पहलू है कि कहानी क्या है, कहानी कैसा स्वरूप होता है, उसमें क्या होता है, वे समझना भी थोड़ा आवश्यक है। हमें ये कहानी मतलब एक सीधा सादा शब्द लगता है और कहानी शब्द से ही परिचित है। वैसे तो कहानी मनुष्य के जन्म के साथ ही जन्मी है, इसलिए कहानी का इतिहास अगर हम देखने बैठे तो हम यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी ने जन्म लिया। हम बचपन में छोटे थे तो बुजुर्ग के पास, नाना नानी, दादा दादी के पास से कहानियाँ सुना करते थे, और ऐसी कहानियाँ सुनते सुनते हम में विवेकशीलता जो है, अनेक सारे गुण जो है वह आते थे। वीरता, विवेकशीलता, प्रेम, सहिष्णुता, अहिंसा, ये सब गुण इन कहानियों से अपने आप हम में विकसित हो जाते थे। जब कहानी के लिए लेखिक परंपरा नहीं थी, लेखन की परंपरा नहीं थी, तो मुखोपमुख वे परंपराएं चली आ रही थी। हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते, फिर हम छोटे बच्चों को सुनाते, और ये परंपरा चली आ रही। फिर संस्कृत में वेदों तक अगर जाए तो वेदों में भी कई सारे आख्यान छोटे मोटे जुड़े हुए हैं, जो एक कथा या कहानी का ही हिस्सा रहा। तो वेदों की यह संस्कृत साहित्य की परंपरा वेदों, उपनिषद, पुराण, महाभारत तक आगे बढ़ती आई, और वही परंपरा आगे आकर स्वतंत्र कहानी लेखन के रूप में, बोधप्रद कहानी लेखन के रूप में अस्तित्व में आई। जैसे पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा रचित लिखा गया, राजा के मूर्ख पुत्र जो थे उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो वे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में कहानी का अलग अलग भागों में प्रकाशित करवाया गया, पंचतंत्र। और उसी परंपरा में आगे हितोपदेश जैसी रचनाएं प्रकाशित हुई, पंडित नारायण भट्ट रचित। तो पंचतंत्र और हितोपदेश की वही परंपरा अंग्रेजी कथा साहित्य, बंगला कथा साहित्य, गुजराती और हिंदी भाषा के कथा साहित्य पर प्रभाव डालता है, उसमें कोई संदेह नहीं। और मूलभूत बात यह है कि आधुनिक समय में जो कथा का स्वरूप आया वो प्राचीन समय से अलग था। आधुनिक समय में कहानी कला का एक सैद्धांतिक ढांचा, प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें एक कथानक होता है, कई सारे पात्र जो है, यानी कि चरित्र चित्रण पात्र का किया जाता है, संवाद योजना होती है, वार्तालाप होता है, उसमें कोई चौक्कस उद्देश्य को लेकर
भाषा शैली अपनी पसंद करके उसमें प्रस्तुत की जाती है, उसे आधुनिक समय में कहानी नाम दिया गया। और कहानी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले कई विद्वानों ने यह कहा कि मानव चरित्र को उभार कर प्रस्तुत करना ही कहानी का उद्देश्य है। इसलिए कहानी का उद्देश्य तो कोई ना कोई होता ही है, बोधप्रद कहानियाँ ही होती, हमें विवेक की ओर ले जाए ऐसी कहानियाँ होती है। लेकिन बाद में आधुनिक समय में तो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ अस्तित्व में आई, प्रकृतिवादी कहानियाँ अस्तित्व में आई, वातावरण प्रधान कहानियाँ अस्तित्व में आई, भाव प्रधान कहानियाँ, मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ, अनेक प्रकार की कहानियाँ धीरे धीरे अस्तित्व में आई। लेकिन कहानी कथा का ऐसा छोटा प्रसंग होता है जिसमें एक ही घटना को आधार मानकर एक ही बैठक में आधे घंटे या घंटे में पढ़ सके, ऐसा स्वरूप जो अस्तित्व में आया उसे कहानी के नाम से संबोधित किया गया। अंग्रेजी भाषा में स्टोरी का पर्यायवाची शब्द हिंदी कहानी है, पर मूलभूत रूप से वे अंग्रेजी भाषा में से अनुदित होकर कहानियाँ बंगाली भाषा में आई। बंगाली में स्टोरी को गल्प के नाम से संबोधित किया गया और वहीं बंगला भाषा में से हिंदी के प्रारंभिक दौर में 1850 से 1900 तक का जो दौर है उसमें बंगला भाषा की कहानियों को अनुदित करके हिंदी में प्रस्तुत किया जाने लगा। इसलिए हिंदी कहानी साहित्य की परंपरा को जब हम प्रारंभ से देखते हैं तो पहले बंगाली भाषा की कहानियों को हिंदी में अनुदित करके प्रस्तुत किया गया और फिर जाकर 1900 से 1920 का जो दौर है और उनके आगे का जो दौर है उसमें स्वतंत्र रूप से कहानियाँ प्रस्तुत की जाने लगी। अब हमारे मन में प्रश्न ये है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो साहित्य इतिहास के ग्रंथों में कई सारी रचनाओं को विद्वानों ने, इतिहासकारों ने हिंदी की पहली कहानी घोषित करने का प्रयत्न किया गया, पर इस परंपरा में सबसे पहला प्रयास जो किया गया वह फोर्ट विलियम कॉलेज के जो 4 विद्वान थे उनमें से एक, जिसका नाम था इंशा अल्लाह खां, उसके द्वारा रची हुई रानी केतकी की कहानी जो 1803 के आसपास प्रकाशित हुई थी, उसे ज़्यादातर विद्वान जो है वह हिंदी की पहली कहानी घोषित करते हैं। फिर कई विद्वान, रामचंद्र शुक्ला जो है उन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को उन्होंने हिंदी की पहली कहानी घोषित किया गया। इतना ही नहीं, रामचंद्र शुक्ला जी की 11 वर्ष का समय भी हिंदी की पहली कहानी कई लोग मानते रहे। फिर जयशंकर प्रसाद की ग्राम नामक कहानी को हिंदी की पहली कहानी घोषित किया गया। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इतिहास लेखन में हिंदी की कहानियाँ जो है उसे पहली कहानी घोषित करने का प्रयत्न किया, पर मूलभूत रूप से 1803 में प्रकाशित हिंदी की पहली कहानी है इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी का उद्भव और विकास था। आधुनिक समय में कई सारे ऐसे रचनाकार आए। प्रेमचंद जी ने कहानी साहित्य को एक नया मोड़ दिया। 300 से ज़्यादा कहानियाँ हिंदी साहित्य को भेंट की और हिंदी साहित्य परंपरा आगे बढ़ती गई और आज के समय में वह समृद्ध बन पड़ी। तो ये हिंदी कहानी साहित्य का थोड़ा औपचारिक परिचय था। यहाँ पंचलाइन कहानी में गांव के अलग अलग टोलियों में से एक टोली पेट्रोमैक्स खरीदती है, उसे जलाना नहीं आता। ग्रामीण समाज में रीति नीति, रूढ़ियाँ, परंपराएं जो है उसमें दंड जुर्माना लगाना, किसी कार्य के करने पर उसका प्रभाव पड़ना, दंड जुर्माना जो है उसे खोल देना, ये सब विवरण जो है इस कहानी में हमें मिलता है। तो दोस्तों, आगे के भाग में हम इस कहानी का जो कथा सारांश है उस पर विचार विमर्श करेंगे और यहाँ पर इस भाग की पूर्णाहुति करते हैं। धन्यवाद।